नमस्कार। आज हम देखेंगे नगीना सिंह की कविता कितनी व्यथा। पहले देखेंगे परिचय, उसके बाद कविता की मूल संवेदना और उसके बाद भावार्थ। तो चलिए देखते हैं। परिचय। विद्रोही कवि एवं समीक्षक डॉक्टर एन सिंह उर्फ नगीना सिंह का जन्म जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश के चतरसाली ग्राम में 1 जनवरी सन 1956 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम श्री नंदा सिंह तथा माता का नाम श्रीमती गोमती देवी है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राइमरी पाठशाला में हुई। इन्होंने पीएचडी मेरठ विश्वविद्यालय से की। आचार्य पद्म सिंह शर्मा व्यक्तित्व और कृतित्व। इसके बाद कई छोटी मोटी नौकरियां करते हुए इन्हें सन 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर चमोली में हिंदी प्राध्यापक की नौकरी मिल गई। इन्होंने बीएसएम पीजी कॉलेज रुड़की में भी पढ़ाया। 4.5 वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज दमन यूटी में अध्यापन करने के बाद फिर उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में ही लौट आए और अब वहीं कार्यरत हैं। पत्रकारिता से अपने साहित्यिक जीवन का प्रारंभ करने वाले डॉक्टर एन सिंह के 2-3 दशकों के साहित्यिक जीवन में जो कृतियां प्रकाशित हुई उनकी सूची इस प्रकार है। 1. सतह से उठते हुए काव्य संग्रह। 2. संत कवि रैदास मूल्यांकन और प्रदेय समीक्षा। 3. दर्द के दस्तावेज संपादित है ये। 4. संपुट 5. काले हाशिए पर। 6. कठौती में गंगा ये नाटक है। 7. विचार यात्रा में लेख संग्रह है। 8. मेरा दलित चिंतन लेख संग्रह है ये भी। 9. दलित साहित्य चिंतन के विविध आयाम ये संपादित पुस्तक है। और 10. शिखर की ओर। इसके अतिरिक्त इनकी आचार्य पद्म सिंह शर्मा व्यक्तित्व और कृतित्व शोध प्रबंध तथा रैदास ग्रंथावली प्रकाशित कृतियां हैं। सन 1981 में शामली की साहित्यिक संस्था साहित्य मंथन ने नागरिक अभिनंदन किया तथा सन 1983 में उत्तर प्रदेश हिंदी पत्रकार संघ सहारनपुर ने अपने बिजनौर अधिवेशन में साहित्य श्री की उपाधि से इन्हें विभूषित किया। सामाजिक एवं राजनीतिक विसंगतियों पर व्यंग इनकी कविताओं में सर्वत्र देखने को मिलता है। डॉक्टर हरिमोहन का कथन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि इनकी कविताओं में सामाजिक संदर्भों को विविध कोणों से उठाया गया है। सामाजिक संवेदना से लैस ये कविताएं बहुत कुछ सोचने पर बाध्य करती हैं। कई कविताएं शिल्प की ताजगी और बुनावट की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। सबसे बड़ी बात इनकी कविताओं में एक ताप है, एक आग है कुछ कर गुजरने की। डॉक्टर एन सिंह का कविता लोक निश्चय ही व्यापक परिदृश्य को अपने में समेटे हुए है। इसका सूक्ष्म विवेचन करते हुए पद्मश्री श्री चिरंजीत लिखते हैं, आपने एक संवेदनशील तथा सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कवि हृदय पाया है। नई कविता शैली की आपकी कविताएं बड़ी प्रभावी हैं। आपने इसमें सामाजिक तथा राजनीतिक यथार्थ को जिस सच्चाई और प्रखरता से व्यक्त किया है उसने आपको दलित काव्यधारा के अग्रिम कवियों की पंक्ति में सुशोभित किया है। आपकी ये प्रखर सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना छंदोबद्ध गजलों में भी पूरी ओजस्विता से व्यक्त हुई है। कुल मिलाकर डॉक्टर एन सिंह का काव्य कृतित्व विशेषकर अभिव्यक्ति की ईमानदारी प्रशंसनीय है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि डॉक्टर एन सिंह एक दायित्वशील एवं सजग कवि हैं। कवि का दायित्व ये होता है ना कि समाज को कोई मैसेज दे रहे हैं, है ना, समाज को कोई संदेश दे रहे हैं। हम साहित्य कहते हैं। साहित्य के अंदर गद्य और पद्य दोनों चीजें आती हैं और साहित्य में हमेशा स प्लस हित की बात होती है। कोई भी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास पढ़ने के बाद हमें उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है ना, जो हमें सीख देते हैं, जो हमारे हित में होते हैं, जो हमें अच्छा बनने की प्रेरणा देते हैं और गलत को हमने कैसे छोड़ना है उसके बारे में समझाते हैं। वही तो साहित्य होता है। और इन्होंने ये जिम्मेदारी, एक कवि की जिम्मेदारी होती है कि हम समाज को सही समझ दें और उस हिसाब से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है। अब देखते हैं कविता की मूल संवेदना। कितनी व्यथा विद्रोही कवि एवं समीक्षक डॉक्टर एन सिंह उर्फ नगीना सिंह की एक प्रसिद्ध कविता है।
कविता के शीर्षक से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी रचना कवि ने व्यथित दुखी व्यक्ति को केंद्र में रख कर की है। दुख और वेदना सहते सहते इंसान टूट जाता है, इसलिए कवि की इस कविता का पूरा स्वर आशावादी है। कविता की शुरुआती 4 पंक्तियां इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। कितनी व्यथा झरी आज तक बदली से, रोक सका है कौन अरे मधुमास को, जाने कितने टूटे हैं एहसास मगर, तोड़ सका है कौन अनश्वर आस को। सचमुच चारों तरफ से हताशा निराश व्यक्ति को कोई भरोसा दिलाने वाला चाहिए कि अब उसके दुखों का अंत होने वाला है, उसकी जिंदगी में मधुमास आने वाला है। इसके एहसास को बार बार धक्का लगा है, उसका दिल बार बार टूटा है, उसे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन आशा या उम्मीद एक ऐसा शब्द है जो अनश्वर है, और जब तक उम्मीद है तब तक हालात बदलने की कोशिशें जारी रहती हैं। कहा जाता है ना, जब तक सांस तब तक आस। तो आशा जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती, मरती नहीं है, वो अनश्वर है। छायावादी व्यक्ति निराला के राम शक्ति पूजा की वो पंक्ति यहाँ याद कीजिए, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जिसकी परिणति आखिरकार होती है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, मन जीते जग जीत। अगर मन में सोच लिया है कि जय होगी तो आपकी अवश्य जय होगी। मन जीते जग जीत, मन को जीत लिया तो तुम सारी दुनिया को जीत सकते हो। कवि खुद विद्रोही प्रकृति का है, क्रांतिकारी भी है, इसलिए नायक की तरह आगे बढ़कर आह्वान करता है, मत ठोकर खाकर ठहर पथिक, पथ शेष है, हर ठोकर आभास है तेरी मंजिल का। तू तो उस माझी की तरह है जो पतवार थाम कर औरों को नदी के पार उतारता है। फिर तुम्हें किस बात की आशंका? आखिर शाम हो गई है और रात बीतते ही सुबह का प्रकाश जनजीवन को प्रकाशित आलोकित करने वाला है। कल्पना का हिमालय पर्वत जब मन में उठने लगता है तो झोपड़ी के किसी छोटे से छेद में महल रूपी मंजिल को झांक कर देखा जा सकता है। सुख समृद्धि चाहिए, लेकिन सरलता पूर्वक जीवन जीते हुए, क्योंकि लोगों के बीच विभेद पैदा कर हासिल की गई समृद्धि सुखकरी नहीं होती। दूसरों की कब्र पर हम महल नहीं बना सकते, दूसरों को दुखी करके हम सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोगों में भी सुख बांटे और खुद भी सुख से रहें। सावन का महीना भी आखिरकार हर किसी की जिंदगी में हरियाली लेकर नहीं आता। दुख और तकलीफ के आंसू जिन आंखों ने कभी नहीं देखे हैं, वे क्या जाने रुआंसे चेहरे पर खिली उस मुस्कान को जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर कहा जाए तो सकारात्मक सोच से परिपूर्ण कवि नगीना सिंह की ये कविता दलित साहित्य पर लगाए जा रहे उस आरोप का खंडन करती है कि वह जातीय नफरत और घृणा का साहित्य है। इन पर जो इल्जाम लगाया जाता है कि ये लोग जातीय घृणा या नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। इनके साहित्य में भी हमें हित की ही बात नजर आती है। अब देखते हैं कविता का मूल पाठ और साथ में अर्थ बताती जाऊंगी। दो तीन लाइनें, 2 लाइनें पढ़ के मैं उसका अर्थ बताऊंगी। छोटी सी कविता है, ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। कितनी व्यथा झरी आज तक बदली से, रोक सका है कौन अरे मधुमास को, जाने कितने टूटे हैं एहसास मगर, तोड़ सका है कौन अनश्वर आस को। यहाँ पर प्रतीक है इन लोगों की आंखों से बरसने वाले आंसू। जो दलित समाज है वो दुख झेल रहा है। उन्होंने बदली का उदाहरण दिया है। जिस तरह की वर्षा होती है इस तरह से इनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। लेकिन बारिश के बाद मधुमास आता है। ऐसे ही हमारे जीवन में फिर से खुशियां आएंगी, यह उम्मीद ये रखते हैं कि ये एहसास है। जाने कितने टूटे हैं एहसास मगर, अनश्वर आस जो उनके मन में है कि हो सकता है कोई तो आएगा, हमारी किस्मत बदल देगा, हमारी जिंदगी फिर से बदल जाएगी, हमारे जीवन में भी मधुमास आएगा, हमारे जीवन में भी सुख आएगा। इसकी उम्मीद वो करते हैं। जिस तरह से बारिश के बाद मधुमास आता है, रात के बाद दिन आता है,
तो इसी तरह से हमारे दुखों की रात के बाद सुख का सवेरा जरूर आएगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं। अनश्वर आस है, आस का मतलब होता है उम्मीद, अनश्वर जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ऐसी उम्मीद वो मन में लगाए बैठे हैं। और कहते हैं कवि इन दुखी लोगों से कह रहा है, मत ठोकर खाकर ठहर पथिक, पथ शेष है। अगर तुम्हें ठोकर लगती है, तुम्हारी जिंदगी में दुख आए हैं, तुम्हारे जीवन में पराजय आई है, तो तुम रुको मत, तुम दोबारा से चलने की कोशिश करो, उठो, आगे बढ़ो। ये ठोकर जो है ये बता रही है कि बहुत जल्दी ही तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास आने वाली है। तो इसलिए पथिक, पथिक का मतलब होता है यात्री, यात्रा करने वाला, है ना। शेष है, पथ शेष है, रास्ता अभी बचा हुआ है, मंजिल अभी आने वाली है। तो अगर तुम्हें ठोकर भी लगी है तो फिर से उठ खड़ा हो और फिर से चलना शुरू कर दे, क्योंकि मंजिल तुम्हारी बहुत ही नजदीक है। एक बार और तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। हर ठोकर आभास है तेरी मंजिल का, आभास, वो तुम्हें बता रहे हैं कि बस तेरी मंजिल अभी आने ही वाली है, वो तुम्हें बता रही है। शंकित हो मत बैठ कूल पर ओ मांझी, तेरी वह पतवार रूप है साहिल का, ये तो सच हर भोर सांध्य संदेश है, रोक सका न कौन प्रचंड प्रकाश को। शंकित होकर किसी भी तरह की शंका अपने मन में मत रखो। और कूल यानी किनारा, किनारा, कूल यानी किनारा। यहां पर कूल लिखा हुआ शब्द अंग्रेजी वाला कूल नहीं, यहां पर किनारा है। और कुल करेंगे उसकी छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो कुल का मतलब टोटल हो गया, कुल का मतलब टोटल हो गया, है ना, कुल मिलाकर। तो कुल और कूल एक मात्रा उल्टी सीधी अगर लग जाती है तो उसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। आप सिर्फ उच्चार को ध्यान में रखेंगे तो आप मात्रा की गलती कभी भी नहीं करेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप स्वरों से परिचित हैं, हिंदी के स्वर जो हैं अ आ ई उ ए ऐ ओ औ हा, है ना, अ आ। अच्छा, ई पहली ई छोटी सी है, उसमें थोड़ा समय लग रहा है। ई दूसरी वाली बड़ी है, उसमें ज्यादा समय लगता है। ऊ छोटा ऊ, उसमें कम समय, बड़े ऊ में ज्यादा समय। जैसे मैथ्स के आपके सम्स आप करते हो ना, आपका कोई फॉर्मूला होता है, ऐसे ये हिंदी भाषा का फॉर्मूला है। जिस तरह से उच्चार किया गया है बस वैसे ही लिखना है। मैंने ये काम किया, जब आप किया शब्द बोल रहे हैं तो क में ज्यादा समय नहीं लगा रहे हैं, वहां छोटी मात्रा आएगी। उसने मुझे किताब दी बोल रहे हैं, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा समय लगता है, उसमें बड़ी मात्रा आएगी। बस सिंपल है। अब जब लिखेंगे तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आप न्यूज सुनते हैं, कोई नाटक देखते हैं हिंदी में, तो उसका उच्चारों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कई बार हम खुद ही गलत बोल रहे होते हैं, इसी वजह से गलत लिखते हैं। तो आप अगर आपके पास तो एफएम है, आप देखते हैं, सुनते हैं, उसमें न्यूज लगाकर सुनिए, या फिर कोई प्ले आता है उसको सुनिए, तो उसमें किसी शब्द का उच्चार किस प्रकार किया जाता है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो उसके हिसाब से आप मात्राओं में गलतियां कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तेरी पतवार रूप है साहिल का, रूप है, अब कूल का हो गया ना, तो शंकित मत, किसी भी तरह की शंका करके कूल पर मत बैठ हे मांझी। मांझी का मतलब है नाव चलाने वाला, कूल यानी किनारे पर। तेरी वह पतवार है साहिल का, तेरी वह पतवार रूप है साहिल का, किनारे का। तुम्हारी जो पतवार है वो हमें किनारे तक पहुंचा सकती है। किसी भी तरह की शंका अपने मन में मत रखो। ये तो सच है कि हर भोर सांध्य संदेश है, सुबह होती है, भोर होती है, तो वो सांध्य संदेश है, शाम भी होनी है। अगर सुबह हुई है तो शाम भी होगी। और फिर क्या होता है, रोक सका है कौन, अगर प्रचंड प्रकाश को, प्रचंड प्रकाश सूर्य का, है ना, सूर्य का प्रचंड प्रकाश पूरी दुनिया को रोशन कर देता है ना, इतना प्रचंड प्रकाश होता है, क्या उसको कोई रोक सकता है? रात के अंधेरे को वो गायब कर देता है और पूरी तरफ प्रकाश फैल जाता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में जो दुखों के बादल हैं, जो दुखों का अंधेरा है, वो भी एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा और हमारी जिंदगी में फिर से सुबह का प्रकाश आएगा और हम फिर से सुख के दिन जरूर देखेंगे। इस तरह की सांत्वना देते हुए कवि दलित को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। आज कल्पना विचर रही हिमालय में, दिख रहा प्रसाद कुटी के छेद से। आज कल्पना, कल्पना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सपना देख सकते हैं, कुछ भी मन में विचार ला सकते हैं। उसमें हमें तो डरना ही नहीं चाहिए, कोई हमें रोक थोड़ी सकता है
कि आपने ये कल्पना क्यों की? आपने अपने मन में, हम तो अपने मन में सोच रहे हैं और मन में सोच लिया, किसी को बिना बताए हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, है ना। कहते हैं तैयारी इतनी शांति से करो तुम्हारी कामयाबी शोर मचा सके। जब तुम्हारी कामयाबी होगी तो सारी दुनिया में तहलका मच जाएगा। एक गरीब बच्चे ने, जिसके माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उस बच्चे ने इतना बड़ा सपना देखा कि एग्जाम में पहली बार में ही पास हो गया। तो शांति से चुपचाप मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें कोई, उनकी प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता। किसी की प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप में प्रतिभा है वो जरूर आगे जाते हैं। ठीक है। आज कल्पना विचर रही हिमालय में। हिमालय मतलब बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना, हिमालय का प्रतीक है बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना। दिख रहा प्रासाद कुटी के छेद से। कुटिया जो होती है उसकी जो छत होती है उसका छेद दिखाया। यहाँ पर छेद दिखाना गरीबी का भी प्रतीक है। छेद दिखाना मतलब इसकी छेद को चीर कर तुम्हें महल की तरह तुम उसका सपना देख सकते हो। प्रासाद, प्रासाद यानी बहुत बड़े महल की कल्पना भी तुम कर सकते हो। कहते हैं ना, अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। अगर हमने सपना देखा है कि हमें कोई चीज पानी है, बस आप सोच लो, सारी दुनिया की ताकत जितनी भी होगी ना, जितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी वो आपके साथ जुड़ जाएगी और आप अपने उस कार्य को पूरा करेंगे। आप अपने ध्येय को पा लेंगे, अपने गोल को अचीव कर लेंगे। ठीक है। तो इसीलिए अगर आज कुटिया में बैठे हैं तो कल प्रासाद में बैठ सकते हैं। ठीक है। बहुत बड़े महल में आप बैठ सकते हैं। वैभव मिले सरलता से तो ठीक है, सरलता से तो कोई भी चीज हासिल नहीं होती। पहले देखा जाए तो वैभव नहीं मिले जो अरे विभेद से, वो वैभव हमें नहीं चाहिए जो विभेद करके लोगों में फूट डालो और राज करो। नहीं, हमें ऐसा राज नहीं चाहिए। हम लोगों को लड़वा कर अपने महल नहीं बनाना चाहते। हम इस तरह के लोग नहीं हैं कि लोग, दूसरे लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, खून बहा रहे हैं और उस पर हम अपने महल बनाएं। तो हम जैसा नीच व्यक्ति इस दुनिया में नहीं होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं हमें वैभव नहीं चाहिए, वो वैभव जो विभेद से मिले, लोगों को लड़वा कर उनमें भेदभाव पैदा करके हमें जो मिले, हमें नहीं चाहिए। कितने सावन आए आकर लौट गए, कौन बुझा पाया तृषित की प्यास को। भरा जो आज आंसुओं से दामन, कल सिहर उठोगे देख अतुल मुस्कान को। बहुत सारे सावन आते हैं और लौट जाते हैं, लेकिन कोई भी तृषित की प्यास को नहीं बुझा पाया। कौन बुझा पाता है तृषित की प्यास? तृषित यानी प्यासा व्यक्ति, प्यासा व्यक्ति, है ना, तृषित की प्यास को। तो सावन आता है, जरूरी नहीं है कि तृषित की प्यास बुझ जाए। बहुत सारे ऐसे हालात पैदा होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस दुखी व्यक्ति या दलित व्यक्ति की जो वेदना है उसे कोई दूर कर पाया हो। बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, वोट मांगते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपकी बहुत मदद करेंगे, आप लोगों को ये देंगे, वो देंगे। बहुत सारे वादे करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 5 साल तक उनके दर्शन ही नहीं होते। बहुत सारे सावन ऐसे, बहुत सारे लोग आते हैं, वादे करके चले जाते हैं और इन लोगों का भरोसा तोड़ देते हैं। हर कोई कहता है हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन मदद के लिए कोई भी नहीं आता। हमारा दामन जो आज आंसुओं से भरा हुआ है, कल सिहर उठोगे, कल आप लोग हैरान हो जाओगे जब हमारी मुस्कान को देखोगे। कल तो हमारे, आज नहीं तो कल हमारे दिन जरूर बदलेंगे। और हम देखते हैं, यहाँ पर ये कविता समाप्त हो जाती है। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति मेहनत करते हैं ना, आजकल खासकर शहरों में जो निम्न जाति के लोग हैं, दलित जाति के लोग हैं, वो भी बच्चे बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में बहुत अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं। और वहां पर अगर उनके साथ काम करने वाले उनके कलीग हैं, वो जो लड़कियां भी अगर उनके साथ काम कर रही हैं तो उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध बन रहे हैं। मैंने तो ऐसे कई जगह पर देखा है कि उन लोगों ने उन लोगों के साथ, मतलब वो लड़की भी है तो उस लड़के को पसंद करती है क्योंकि वो उसके लेवल तक पहुंच गया है। उस लड़के ने इतनी मेहनत करके जो कुछ अचीव किया है। आजकल जाति भेद देखना
तो मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज की तरफ ध्यान नहीं देते कि हाँ ये कौन सी जाति का और कौन से धर्म से आया है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये लड़का जो है इसने बहुत अच्छा अचीव किया है, बहुत अच्छी पोस्ट पर काम करता है, अच्छा व्यवहार करता है, सबके साथ बहुत मिलजुल कर रहता है, तो उसके गुणों को देखा जाता है, ना कि उसकी जाति को, ना उसके धर्म को देखा जाता है। तो आजकल जो लड़कियां भी हैं वो यही सोचती हैं और इसी दृष्टि से उन लड़कों को देखती हैं और कई जगह पर ऐसे रिश्ते होते हैं। तो माँ बाप को भी इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें खासकर शहरों में हो रही हैं और ये जो बदलाव है इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आपके सोशल मीडिया पर भी अगर आपके दोस्त हैं तो जरूर उनके साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पर आपके ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए, क्योंकि एग्जाम थोड़े दिनों में आने वाला है और बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि उन तक ये लिंक जरूर पहुंचे और बच्चे उसका फायदा उठा सकें। आपके कोर्स से संबंधित अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।